अकेले ही पैदल कई 100 किलोमीटर का खतरनाक सफर करने के बाद फाइनली ये बंदा एंटार्क्टिका के साहिल पर पहुंचता है और सामने का नजारा देखने के बाद उसकी सारी हिम्मत ही टूट जाती है। जिस शिप में वो यहाँ पर आया था वो उसको छोड़कर जा चुकी थी और उसने अब वापस नहीं आना था। एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट की ये सर्वाइवल स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है कि ऑस्ट्रेलिया के $100 के नोट पर इस बंदे की पिक्चर है और इस स्टोरी में आपको ये भी पता चलेगा कि एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट क्यों खाली है और यहाँ पर कोई क्यों नहीं रहता। 2 दिसंबर 1911 को ऑस्ट्रेलिया के सिटी हार्बर से एक एक्सप्लोरर शिप अरोरा 18 लोगों के साथ एंटार्क्टिका के लिए रवाना होती है साइंटिफिक वर्क और इस कॉन्टिनेंट को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। इस शिप में मिशन लीडर डॉगलस मॉसन भी थे जो इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं। 8 जनवरी 1912 को ये एंटार्क्टिका के इस एरिया में पहुंचते हैं जिधर आज से पहले कोई भी नहीं आया था और ना ही इसको पहले एक्सप्लोर किया गया था। ये लोग उतरते हैं और यहाँ अपना कैंप फौरन से बनाना शुरू कर देते हैं। इस एरिया में हवाओं की स्पीड 240 किलोमीटर तक जा रही थी, लेकिन इन कपड़ों के टेंट में इतनी ठंडी हवाओं से बचा नहीं जा सकता था। फिर ये लोग वुडन हट्स बनाना शुरू कर देते हैं उन लकड़ियों से जो ये ऑस्ट्रेलिया से अपने साथ लाए थे और ये जगह इनका बेस कैंप बन जाता है। तकरीबन महीना ही लग जाता है इनको हट्स बनाते बनाते, क्योंकि ये लोग इधर साइंटिफिक वर्क करने आए थे। तो ये एक मैग्नेटिक हट बनाते हैं साउथ मैग्नेटिक पोल में वेरिएशन को नोट करने के लिए और साथ ही एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी बनाते हैं। विंटर्स में एंटार्क्टिका के अंदर -90 डिग्री टेम्परेचर में किसी सूरत भी एक्सप्लोरेशन नहीं हो सकती थी। तो ये लोग इधर पूरा विंटर गुजारते हैं और 10 महीने के बाद फाइनली एंटार्क्टिका में समर आता है जिसमें ये लोग एंटार्क्टिका के अंदर के इलाकों को एक्सप्लोर कर सकते थे। 3 एक्सप्लोरेशन पार्टीज रेडी होती हैं। वेस्टर्न पार्टी साइंटिफिक रिसर्च के लिए जिसने यहाँ से वेस्ट में जाना था, साउदर्न पार्टी मैग्नेटिक सर्वे के लिए जिसने यहाँ से साउथ में जाना था। इन 2 पार्टीज ने ज्यादा दूर नहीं जाना था बेस कैंप से। तीसरी थी फार ईस्टर्न पार्टी जिसने एंटार्क्टिका में बहुत अंदर तक जाना था और इसके अननोन इलाकों को मैप करना था। इनका टारगेट था कि ये लोग बेस कैंप से इस डेडली कॉन्टिनेंट में 600 माइल्स तक अंदर जाएंगे और डिस्कवरीज करेंगे नए एरियाज की। इस फार ईस्टर्न पार्टी में 3 लोग थे। इसके लीडर डॉगलस मॉसन जो 32 साल के थे और पहले भी एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पे आ चुके थे। दूसरे थे जेवियर मर्ट्स जो 30 साल के थे और स्विट्जरलैंड के स्की चैंपियन थे। तीसरे थे बेलग्रेव नीनीस जो 23 साल के ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे और इनके साथ 12 कुत्ते थे सामान वाली स्लजिस को खींचने के लिए। ये लोग अपने साथ 3 स्लजिस लेकर सफर शुरू करते हैं जिसमें जरूरत का सारा सामान, टेंट, कई महीनों के खाने पीने का सामान और साथ ही बहुत सारा डॉग फूड भी था। 10 नवंबर 1912 को ये ग्रुप जर्नी शुरू करता है। वैसे तो ये स्नो डॉग्स पावरफुल और वेल ट्रेन्ड थे, लेकिन इनको हर वक्त कोई बंदा चाहिए होता था जो इनको रास्ते पे गाइड करे। तो क्रू भी डॉग्स के साथ अपने आप को रस्सी के जरिए इन स्लजिस के साथ बांधते हैं और इनके साथ भागते हुए सफर शुरू करते हैं। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे रास्ता खराब होना शुरू हो गया था। आगे तो इनको ग्लेशियर्स और रफ रास्तों को क्रॉस करना था और इन टेढ़े मेढ़े रिवर्स वाले रास्तों से गुजरना बहुत ही चैलेंजिंग था। कई जगहों पे तो इनको स्लजिस को उठाकर ऊपर लाना पड़ता था। जर्नी में अभी तक कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर मसले शुरू हो जाते हैं। इस जर्नी में 3 हफ्तों के बाद इनको फ्रॉस्ट बाइट्स और स्नो ब्लाइंडनेस शुरू हो गई थी। जब सूरज की यूवी रेज कॉन्स्टेंटली स्नो से रिफ्लेक्ट होते हुए आपकी आंखों में पड़ती रहती है तो उससे स्नो ब्लाइंडनेस शुरू हो जाती है। लकीली इनके पास इसका सोल्यूशन था, एक मिक्सचर होता है, उसको आंखों में डालते हैं तो वो सेट हो जाते हैं। एक लोकेशन पे तो बहुत ही ज्यादा तूफानी हवाएं चली थी जिसकी वजह से इनको 3 दिन उस लोकेशन पर रुकना पड़ता है। सामान यूज होता जा रहा था तो एक स्लज खाली हो गई थी तो उसका थोड़ा बहुत सामान ये बाकी 2 स्लजेस पर शिफ्ट करते हैं और सफर को शुरू कर देते हैं। 35 दिन गुजर गए थे इनकी एक्सपीडिशन को और इन्होंने बेस कैंप से 500 किलोमीटर अंदर की तरफ ट्रेवल कर लिया था। अब यहाँ पर इनके साथ एक ट्रेजेडी होने वाली थी। उसको बताने से पहले आपको इन सब की लोकेशन समझनी पड़ेगी। सबसे आगे थे डॉगलस मॉसन जो रास्ते को मैप कर रहे थे। इनके पास 2 स्लजेस बची हुई थी। जो आगे वाली स्लज थी उस पर बड़ा लिमिटेड सामान था खाने का और क्लॉथिंग वगैरह और इसका वेट भी कम था तो इसको ग्रुप के सबसे वीक डॉग्स खींच रहे थे। इस स्लज के साथ मर्ट्स थे जो इसको डॉग्स के साथ खींच रहे थे और एंड पे नीनीस थे जिनकी स्लज पे तकरीबन सारा ही सामान था। इनके खाने पीने का, टेंट और सारा का सारा डॉग फूड उसी पे था। ये वाली स्लज सबसे ज्यादा भारी थी तो इसको ग्रुप के सबसे पावरफुल डॉग्स खींच रहे थे। सारा जरूरी सामान इन्होंने पीछे वाली स्लज पर इसलिए रखा था कि अगर कहीं बर्फ कमजोर हो तो एक्सीडेंट की कंडीशन में पहली स्लज खाई में जाए, दूसरी बच जाए। जब ये लोग एक लोकेशन से गुजर रहे थे तो वो एक आइस ब्रिज था जो बर्फ की लेयर्स के नीचे छुपा हुआ था। डॉगलस मॉसन और जेवियर मर्ट्स जब अपनी स्लज के साथ आगे थे तो उनको पीछे से कुत्ते के चीखने
चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो ना निनीस थे, ना कुत्ते थे और ना ही उनकी स्लज दिखाई दे रही थी। ये लोग भागते हुए पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि जमीन में 11 फीट बड़ा सुराग हुआ है और जमीन में इसकी गहराई 160 फीट से भी ज्यादा थी। इतनी के नीचे बिल्कुल ही अंधेरा नजर आ रहा था। ये लोग नीचे देखते हैं तो इनको बहुत नीचे एक कुत्ते की बॉडी नजर आती है और एक कुत्ते की दर्द वाली आवाजें सुनाई देती हैं। हुआ ये था कि डॉगलेस मॉसन और जेवियर मर्ट जब इस बर्फ के नीचे छुपे हुए ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे थे अपनी लाइट वेट स्लज के साथ, तो ये ब्रिज काफी कमजोर हो गया था और जब निनीज अपनी सबसे भारी स्लज के साथ इसके ऊपर से गुजरते हैं तो ये ब्रिज कोलैप्स हो जाता है और वो कुत्तों और स्लज समेत 160 फीट गहरी खाई में गिर जाते हैं। 4-5 घंटे तक ये उस खाई में निनीज को आवाजें देते रहते हैं लेकिन नीचे बिल्कुल ही खामोशी थी। फिर डॉगलेस मॉसन वहीं पर बैरियल सर्विस को रीड करते हैं निनीज के लिए। निनीज की मौत का इन दोनों पर बहुत गहरा असर हुआ था। इतना अरसा गुजारा था इन्होंने साथ इस चैलेंजिंग जर्नी में। जो कुत्ते इसमें गिरे थे वो बड़े और पावरफुल थे, बाकी 6 जो बचे थे वो कमजोर थे। सारा डॉग फूड और एसेंशियल सामान उनका खाई में गिर गया था और इनके पास पहली स्लज पर सिर्फ 10 दिन का खाना बचा हुआ था। ये लोग 35 दिन दूर थे अपनी वापसी के रास्ते तक और साथ ही 500 किलोमीटर का ये रफ डिस्टेंस था। डॉगलेस मॉसन फौरन वहीं से जेवियर मर्ट्स के साथ अपना वापसी का रास्ता शुरू कर देते हैं और अब इन्होंने अपना पूरा फोकस सर्वाइवल पर कर दिया था। इनके पास कुत्तों का खाना तो था नहीं, तो वापसी के सफर के दौरान डॉगलेस मॉसन एक एक करके सबसे वीक कुत्ते को मारना शुरू कर देते हैं अपने खाने के लिए और बाकी कुत्तों को खिलाने के लिए। इससे पहले मर्ड्स एक वेजिटेरियन थे लेकिन इस टफ सर्वाइवल टाइम में इनको ये सब खाना ही पड़ा था अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए। वापसी के सफर में 2 हफ्ते गुजर गए थे और इन्होंने तकरीबन 300 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। अब यहाँ से मर्ड्स की हालत खराब होना शुरू हो गई थी। मर्ड्स एक तो वेजिटेरियन थे, ऊपर से ये डॉग का लिवर भी खा रहे थे जिसमें विटामिन ए की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। इंसानों के लिए विटामिन ए होता तो अच्छा है लेकिन इसकी ज्यादा क्वांटिटी पॉइजन बन जाती है। ये आखिरी कुत्ते को भी मार देते हैं और अब इनके पास कोई कुत्ता नहीं बचा था। अब ये अकेले थे। मौसम इंतहाई खराब था। मर्ड्स के साथ साथ डॉगलेस मॉसन की भी हालत खराब हो रही थी। इनकी स्किन उतरना शुरू हो गई थी, जिस्म पर हर जगह फ्रॉस्ट बाइट थी। मर्ड्स इतने कमजोर हो गए थे कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था। ये यहाँ पर ही टेंट लगाते हैं। मर्ड्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और उनसे स्लीपिंग बैग से निकला ही नहीं जा रहा था। इनको फिट्स के भी दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। डॉगलेस मॉसन सोकर उठते हैं और मर्ड्स को चेक करते हैं तो उनकी मौत हो चुकी थी। अब डॉगलेस मॉसन बिल्कुल ही अकेले पड़ गए थे। वो वहीं पे ही उनको कब्र में दफनाते हैं और बैरियल सर्विस को रीड करते हैं मर्ड्स के लिए। मर्ड्स के जाने के बाद डॉगलेस मॉसन बिल्कुल ही अकेले पड़ गए थे। यहाँ से बेस कैंप अभी भी 160 किलोमीटर दूर था जिधर इनके पहुंचने के चांसेस बहुत ही कम थे। ये स्लज को मॉडिफाई करके छोटा करते हैं और उस पे सिर्फ जरूरत का सामान रखकर यहाँ से अपनी जर्नी को अकेले ही शुरू करते हैं। बर्फ में चल चल कर इनके पांव इतने जख्मी हो गए थे कि इनसे चला भी नहीं जा रहा था। ये उसको खोल कर चेक करते हैं तो जुराबों के साथ इनके पांव की बाहर वाली स्किन की लेयर भी उतर जाती है। लेकिन डॉगलेस मॉसन हार नहीं मानते और चलते रहते हैं। बदकिस्मती से वापसी के रास्ते में रफ एरियाज, ट्रेंचेस और ऊंचाइयां थी। डॉगलेस मॉसन मेंटली प्रिपेयर थे कि वो भी निनीस की तरह इन ट्रेंचेस में गिरकर मर सकते हैं और फिर यही होता है। डॉगलेस मॉसन रास्ते में एक बहुत ही गहरी ट्रेंच में गिर जाते हैं लेकिन उनकी स्लज ऊपर चोटी पे फंस जाती है और वो रस्सी के जरिए लटक जाते हैं। उस टाइम डॉगलेस मॉसन सोचते हैं कि बस ये मेरा एंड है, अभी वो स्लज ऊपर से गिरेगी और मैं इस अंधेरी खाई में गिर जाऊंगा। लेकिन फिर स्लज नहीं गिरती। डॉगलेस मॉसन के जिस्म में इतनी जान नहीं थी कि वो अपने आप को इसके ऊपर खींचकर बाहर निकाल लें, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं। बड़ी मुश्किल से वो चोटी की तरफ पहुंचते हैं तो वो बर्फ का टुकड़ा भी टूट जाता है और वो दोबारा रस्सी के जरिए लटक जाते हैं। एग्जॉस्ट तो वो हो गए थे लेकिन उनको किस्मत बार बार मौका दे रही थी बचने का। लेकिन इस बार वो अपनी पूरी जान लगाकर जैसे तैसे उससे बाहर निकल ही आते हैं। दिन ब दिन उनकी फिजिकल कंडीशन वीक होती जा रही थी। इस खौफनाक ठंड में उनके हाथों की स्किन उतरती जा रही थी, उनके बाल गिरना शुरू हो गए थे और साथ ही नाखून भी गिर रहे थे। इनके पास खाना बिल्कुल ही खत्म हो गया था। तो किस्मत से उनको बहुत दूर एक चीज दिखाई देती है डिस्टेंस पे। एक सर्च पार्टी ने स्नो ब्लॉक के ऊपर खाने का थोड़ा बहुत सामान छोड़ा हुआ था इन लोगों के लिए। एक नोट रखा हुआ था जिस पे डिस्टेंस 23 माइल लिखा था और सर्च पार्टी सिर्फ 6 घंटे पहले यहाँ से वापस गई थी। 3 दिन वहाँ से चलने के बाद वो अपनी पुरानी केव तक पहुँचते हैं जिधर उन्होंने खाना और सप्लाईज छोड़ी थी। इधर मौसम बहुत खराब हो गया था जिसकी वजह से इनको मजीद 6 दिन यहाँ पर रुकना पड़ता है। फिर कुछ ही माइल्स रह गए थे बेस कैंप से और जब वो जैसे तैसे वहाँ पर
पहुंचते हैं तो उनकी सारी उम्मीद ही टूट जाती है बेस कैंप का सीन देखकर। अरोरा शिप उनको दूर इस कॉन्टिनेंट से जाती भी नजर आ रही थी। सिर्फ कुछ घंटों की देरी की वजह से उन्होंने इसको मिस कर दिया था। इस शिप को मैसेज भेजा जाता है लेकिन इनके लिए वापस आना इम्पॉसिबल था क्योंकि विंटर्स आ गए थे और इस शिप ने भी इस कॉन्टिनेंट पे ही फंस जाना था। डॉगलस मोसन को यहाँ पर अब एक और साल गुजारना था जब तक अरोरा शिप अगले साल समर्स में नहीं आ जाती। 5 रेस्क्यू मेंबर्स को इनके लिए छोड़ा गया था पीछे। डॉगलस मोसन की रिस्पेक्ट इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जो इन लोगों की वजह से इस डेडली कॉन्टिनेंट पे एक और विंटर गुजारने के लिए तैयार हो गए थे। जिस लोकेशन पे निनीज की मौत हुई थी उस लोकेशन पे ग्लेशियर का नाम निनीज ग्लेशियर रखा गया था और जिस लोकेशन पे मर्ट्स की मौत हुई थी उस लोकेशन पे ग्लेशियर का नाम मर्ट्स ग्लेशियर रखा गया था। और डॉगलस मोसन की इस हिम्मत और साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन की वजह से उनकी पिक्चर ऑस्ट्रेलिया के $100 के नोट पर है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में कई लोकेशन के नाम इनके नाम पर रखे गए हैं। डॉगलस मोसन की ये इंस्पायरिंग स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इसके अलावा एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट की बर्फ के नीचे बहुत सारी मिस्ट्रीज निकलकर सामने आई हैं। इस पूरे कॉन्टिनेंट की इन किलोमीटर बर्फ की शीट के नीचे क्या है, इस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।